तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आज का डीप डाइव कुंदन कुमान की एक बहुत ही दिलचस्प एनालिटिकल स्टडी पर है, जिसका विषय है ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स। और ये मतलब एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से शुरू होता है। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, वो ताकत जिसने दुनिया को जोड़ा, उसी ने अपने सबसे बड़े आलोचक भी पैदा कर दिए। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये आलोचक अक्सर उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करते हैं जो भूमंडलीकरण नहीं उन्हें दिए हैं। अच्छा। आज की हमारी खोज इसी कहानी को समझने की है कि कैसे दुनिया भर के लोग सीमाओं के पार जाकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। ये वैश्विक सामाजिक आंदोलन आखिर शुरू ही क्यों हुए? मतलब ये गुस्सा आया कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1980 और 90 के दशक के नव उदारवादी भूमंडलीकरण से। एक मिनट, ये नव उदारवादी भूमंडलीकरण, ये थोड़ा सा भारी शब्द है ना? हाँ बिल्कुल। इसे आसान भाषा में समझाएं तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है वो दौर जब दुनिया भर में मुक्त बाजार, निजीकरण और कम सरकारी दखल की नीतियां अपनाई जा रही थीं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं विकासशील देशों को कर्ज देने के लिए ऐसी नीतियां लागू करने की शर्त रखती थी। ओके। और स्रोत के मुताबिक इसका नतीजा ये हुआ कि असमानता तेजी से बढ़ी। असमानता कितनी बढ़ी? मेरा मतलब है, क्या कोई आंकड़ा है जो इसकी भयावहता को दिखा सके? हाँ, एक आंकड़ा है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। स्रोत में बताया गया है कि आज दुनिया के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 76% हिस्सा है। 76%? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, 76%। मतलब दुनिया की 3/4 से भी ज्यादा दौलत बस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। तो जाहिर है इसी असंतोष ने इन आंदोलनों को जन्म दिया होगा। हाँ, और लोगों का गुस्सा अब सिर्फ अपनी स्थानीय सरकारों पर नहीं रहा, बल्कि इन वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर केंद्रित हो गया। और यहीं से ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट जैसे आंदोलनों का जन्म हुआ। हाँ, जिनका वो मशहूर नारा था, एक और दुनिया संभव है। बिल्कुल। 1999 में सियाटल में WTO के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है कि इंटरनेट के आने से पहले इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शनों को मतलब ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर इंटरनेट आया और पूरा खेल ही बदल गया। जहां पहले महीनों की प्लानिंग लगती थी, वहीं अब एक हैशटैग से बात दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती है। जैसे #MeToo और Black Lives Matter, ये तो देखते ही देखते वैश्विक हो गए। एग्जैक्टली, ये बेहतरीन उदाहरण है। और सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं, पर्यावरण के मुद्दे भी अब ग्लोबल हो गए हैं। जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन, जो क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बात है। क्लाइमेट जस्टिस का जो मूल विचार है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर उन गरीब देशों पर पड़ रहा है जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। सही बात है, ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि गुस्सा बहुत गहरा है और उसे जाहिर करने के तरीके भी बदल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इन विरोध प्रदर्शनों से वाकई कुछ बदलता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि ये सिर्फ शोर शराबा है। और यहीं पर स्रोत का एक आंकड़ा हमारी आम धारणा को, आप कह सकती हैं कि पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, मैं भी चौंक गया था। एक स्टडी हुई थी 2006 से 2020 के बीच। लगभग 3000 विरोध प्रदर्शन। 3000, वाओ। और उसमें पाया गया कि 42% मामलों में आंदोलनों को किसी न किसी रूप में सफलता मिली। 42%, मतलब लगभग आधे। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। मतलब उम्मीद तो है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? भारत का 2020-21 का किसान आंदोलन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। एक अनुमान है कि उसमें 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। 25 करोड़? हाँ, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक बनाता है। और अंत में महीनों के संघर्ष के बाद सरकार को वो कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन ये राह आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। मेरा मतलब दमन भी होता होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी बताता है कि 60% से ज्यादा प्रदर्शनों को दमन का सामना करना पड़ा। 60% से ज्यादा? हाँ, जैसे गिरफ्तारी या फिर हिंसा। और इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर देश और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के कार्यकर्ताओं के बीच संसाधनों का भारी असंतुलन। ये बात भी सही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन एक तरह से भूमंडलीकरण का ही एक दिलचस्प नतीजा है। सही कहा। ये आंदोलन भूमंडलीकरण से ही मिले साधनों जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसी के पैदा किए गए नकारात्मक प्रभावों को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। इन आंदोलनों ने आर्थिक न्याय,
जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को सफलतापूर्वक वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या? स्रोत में स्लैक्टिविज्म का जिक्र है। स्लैक्टिविज्म? हाँ, यानी ऑनलाइन दुनिया में बस एक लाइक या शेयर करके अपनी भागीदारी मान लेना। अच्छा, समझ गई। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में जागरूकता फैलाने और जमीन पर वास्तविक बदलाव लाने के बीच की वो महीन रेखा, वो क्या है?